हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल इज आफ्टर कॉलेज। मैं हूं राज एंड आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ सिक्योरिटीज लॉ फॉर फेस टू एग्जामिनेशन ऑफ सीबी ग्रेड ए लॉ। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम स्पेशली हमारे यूट्यूब ऑडियंस के लिए हमारे सारे कोर्सेज पे 10% का डिस्काउंट लेके आए हैं, जो कि आप अवेल कर सकते हैं इस कूपन कोड को यूज करके। तो हमारे द्वारा लाया या कोई भी कोर्स अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। ऑनलाइन कोर्सेज के अंदर लॉ पीजी के अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास कोर्सेज हैं सेबी लॉ से भी रिलेटेड, जहां आप देखेंगे कि हमारे क्रैश कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन दे चुका है सेबी का एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर phase 2 of the examination, I would highly recommend that you go and check out these crash course. Now apart from that, अगर आप कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आप देखेंगे सेबी की टेस्ट सीरीज, जहां पर आप देखेंगे कि हमारे पास मल्टीपल टेस्ट हैं जो कि आप दे सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए। नाउ ऑन दिस नोट आई वुड लाइक टू स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि जो फेज 2 का एग्जामिनेशन है उसका पैटर्न क्या है। तो आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा 100 मार्क्स का। 70 मार्क्स उसमें से जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे एंड 3 आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, पहले पैटर्न ये फॉलो हो रहा था कि आपको 5 क्वेश्चंस देते थे, उनमें से आपको कोई 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते थे। बट लास्ट ईयर में ये देखा गया पेपर में कि आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए थे और आपको तीनों अटेम्प्ट करने थे। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है इस चीज के लिए कि हो सकता है इस साल भी केवल 3 क्वेश्चंस दे दे जो कि आपको अटेम्प्ट करने पड़े। तो तीनों डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस 10-10 मार्क्स के हैं, तो आपको अकॉर्डिंगली लिखना है। तो यूजुअली आप 250 से लेकर 300 वर्ड्स के बीच में अपने आंसर्स देते हैं। अब फेज 2 के एग्जामिनेशन के सिलेबस की बात करें तो इसमें मेजरली 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। एक क्रिमिनल लॉ, देन कॉर्पोरेट लॉ एंड थर्डली सिक्योरिटीज लॉ। क्रिमिनल लॉ में आपका आ जाता है बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए। कॉर्पोरेट लॉ में आपका आ जाता है कंपनीज लॉ, एलएलपी एक्ट एंड इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। आज जो हम डील करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं सिक्योरिटीज लॉ से। तो सिक्योरिटीज लॉ में मेनली जो सेबी ने प्रेस्क्राइब किए हैं हम सिर्फ उन्हीं से डील करने वाले हैं। तो हम डील करेंगे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से, सेबी एक्ट से, डिपॉजिटरीज एक्ट से, सेबी प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रेगुलेशन से, टेक ओवर कोड से एंड प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन से। ठीक है, तो ये जो एंटायर सिलेबस है ये सेबी का ही प्रेस्क्राइब्ड है। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि इन सारे रेगुलेशन से, एक्ट से रिलेटेड कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि नेसेसरी है आपके फेज 2 एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन को। ठीक है, तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन को जब आप देखेंगे तो ये मेजर एक्ट है जो डिफाइन करता है कि सिक्योरिटीज क्या है, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें, ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो आपको गो थ्रू करनी पड़ेंगी। ओके, अगर आप प्रिपरेशन करते हैं एमसीक्यू के लिए तो वो कहीं ना कहीं आप बहुत ऊपरी तौर पे प्रिपरेशन करते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की, आपको डीप में जाके चीजों को पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसी पर्पज के लिए आज का वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं, ताकि आप समझ सके कि आपको कौन कौन से मेजर टॉपिक्स हैं जिनको आपको डीप स्टडी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करें सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से। तो जो दो मेन चीज हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, वो है सिक्योरिटीज की एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट की, जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको पता होना। नाउ जब हम इंडिया के सिनेरियो की बात करें तो जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वो रजिस्ट्रेशन होता है उनका इसी पर्टिकुलर एक्ट के अंदर। ओके, तो या ये एक्ट आपको ये भी बताता है कि स्टॉक एक्सचेंज का रेगुलेशन, रिकॉग्निशन कैसे होगा, रिकॉग्निशन का विड्रॉल कैसे होगा, उनका सस्पेंशन कैसे होगा और उनका कैंसलेशन कैसे होगा। तो ये 4 टॉपिक्स भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, इस एक्ट का सेक्शन 3 हो गया, 4 हो गया एंड 5 हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दिस इज समथिंग दैट यू कैन नॉट स्किप, सो यू हैव टू गो थ्रू इट। ओके, देन हम बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस की। तो स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है या सेबी की पावर है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे लिस्टिंग, कंटिन्यूअस लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस, डीलिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज, कॉर्पोरेटाइजेशन एंड डीम्यूचुअलाइजेशन। ये टॉपिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपके लिए नेसेसरी है कि आप इसको गो थ्रू करके जाए। ओके, देन और इसके आगे फिर आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट कंटेन्ड है कि डेरिवेटिव्स को सिक्योरिटी की तरह कैसे ट्रीट किया जाता है और उनकी ट्रेडिंग से रिलेटेड क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। ठीक है,
तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं आपके सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर कवर होते हैं। एंड मेक श्योर कि आप ये टॉपिक्स को स्किप आउट ना करें एंड इसमें सारी चीजें जो दी गई हैं आप पढ़ के जाएं। ओके, देन यू हैव सेबी एक्ट। सेबी, अगर हम सिक्योरिटीज की बात करें तो सेबी जो है कहीं ना कहीं ग्रैंड नॉर्म हो जाता है, बिकॉज यही सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ईयर क्या है, 1992 है इस एक्ट का। नाउ अब इसी के अंदर सेबी बोर्ड जो है वो स्टैब्लिश होता है। तो सेबी के बोर्ड के स्टैब्लिश होना, उसका कंपोजिशन, उसके पावर्स एंड फंक्शंस, ये सबसे पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए। नाउ इसके अलावा जो सेबी एक्ट है वो इंटरमीडियरीज की बात करता है। तो इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होना है, इनका रेगुलेशन कैसे होना है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा अगर आप सेक्शन 11 चेकआउट करेंगे सेबी एक्ट का, तो वो बात करता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की, जिसके अंदर म्यूचुअल फंड्स या हेज फंड्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। जब आप सेबी की बात करते हैं एज अ बोर्ड, तो इनके पास बहुत सारी पावर्स होती है। ठीक है, इनके पास एडजुडिकेशन की पावर होती है, इंस्पेक्शन की पावर होती है एंड साथ ही साथ रेगुलेशन मेकिंग पावर भी होती है। तो आप वो सारे प्रोविजंस भी चेकआउट करके जाएं जो कि सेबी को ये 3 टाइप की पावर ग्रांट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है वो 11C से लेके 11D तक ग्रांटेड है इस एक्ट के अंदर। तो आप फॉर श्योर इसको चेकआउट करके जाएं। इसके अलावा जो पेनल्टी देने की पावर है वो कंटेनर 15A से 15HB तक। तो आप फॉर श्योर इसको भी चेकआउट करके जाएं। नाउ इसके अलावा जो सेबी का एक्ट है वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की बात करता है, राइट। नाउ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर जो है उसका काम क्या होता है, एडजुडिकेट करने का काम होता है। अब किसी को इनकी पेनल्टी नहीं पसंद आई तो वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो सेबी एक्ट ना एसएटी फॉर्म करने के लिए भी प्रोविजंस लाता है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में भी बात करता है। तो आप सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के टॉपिक को भी स्किप ना करें, उसको भी अच्छे से पढ़ के जाएं। मूविंग ऑन, यू हैव डिपॉजिटरीज एक्ट। तो फर्स्टली डिपॉजिटरी एक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आप उनको कवर अप करें, जैसे कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिपॉजिटरी हो गया, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होगा, इशूअर हो गया एंड बेनिफिशियल ओनर हो गया। ठीक है, तो ये जो बेसिक टॉपिक्स हैं आप इसको डेफिनेटली देख के जाएं। इसके अलावा दो और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज। ओके, आप इसे भी प्रॉपरली देख के जाएं। ओके, देन आप डिपॉजिटरी एक्ट है तो वो बात करता है डिपॉजिटरी के, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की, तो उनकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या होती है। ओके, डिपॉजिटरी एक्ट के अंदर सेबी की क्या रोल्स एंड पावर्स होते हैं। ओके, एंड फिर डिपॉजिटरी एक्ट के अंदर सेबी की क्या पावर है एडजुडिकेशन करने की या पेनल्टी इंपोज करने की, ये भी आप देख के जाएं। ओके, एंड इसके अलावा एसएटीज यानी कि सिक्योरिटी अपील ट्रिब्यूनल की क्या पावर है डिपॉजिटरी एक्ट के अंदर, आप ये भी देख के जाएं। ओके, तो आप एक चीज नोटिस करे होंगे यहाँ पे कि सेबी जो है वो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकता है जो कि दो रेगुलेशन से रिलेटेड हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो कुछ सिर्फ ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो सिर्फ सेबी एक्ट से डील करते हैं या जो सिर्फ डिपॉजिटरी से डील करते हो। वो दोनों के क्रॉस सेक्शन पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कि डिपॉजिटरी एक्ट्स में कब कब किन सारे सिनेरियोज में सेबी जो है वो अपने एक्ट के अंदर यानी कि सेबी एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है डिपॉजिटरी एक्ट से अराइज होने वाले किसी भी पर्टिकुलर मसले पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए आपके डिपॉजिटरी एक्ट के। देन हमारा आता है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडुलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यूज करता है, ठीक है, तो इस केस में जो अथॉरिटी है जो इन्वेस्टिगेट करेगी एंड पेनल्टी इंपोज करेगी वो कौन होगी, सेबी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेबी जो है उसके इन्वेस्टिगेशन की पावर एंड एडजुडिकेशन की पावर, ये दोनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ इस रेगुलेशन का रेगुलेशन 3 और 4 अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज यही दो रेगुलेशन जो है वो बताती हैं कि मैनिपुलेटिव प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या होती हैं। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इसका रेगुलेशन 3 और 4 देख के जाएं। एंड साथ ही साथ इस पर्टिकुलर रेगुलेशन के अंदर सेबी के पास कैसी पावर्स हैं इन्वेस्टिगेशन की, एडजुडिकेशन की, मेक श्योर यू डू नॉट मिस दैट ईदर। ठीक है, देन यू हैव द टेक ओवर कोड जिसे हम कहते हैं सब्सटैंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशन। ठीक है, तो फर्स्टली इसमें जितनी भी मेजर चीजें डिफाइंड है, जैसे कि एक्वायर्ड हो गया, पर्सन इन कंसर्ट हो गया, टारगेट कंपनी हो गई, कंट्रोल हो गया, टेंडरिंग पीरियड होगा, आप ये सब चीजों को फॉर श्योर कवर करके जाएं। ओके, फिर जब हम बात करते हैं टेक ओवर कोड की, ओके, तो टेक ओवर कोड में ना 3 डिफरेंट
टेक ओवर कोड में तीन डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। वन इज 0 से 25%, दूसरा 25 से 75% एंड थर्ड इज 75 से 100%, राइट। सो ईच कैटेगरी को जब आप क्रॉस करते हो तो आपकी क्या ऑब्लिगेशन है, आपको किन चीजों से कंप्लाई करना है, ये सब चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा पब्लिक अनाउंसमेंट क्या होता है, टेंडरिंग पीरियड क्या होता है, ओपन ऑफर क्या होता है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ओपन ऑफर को ट्रिगरिंग कैसे होती है, ओपन ऑफर के टाइप्स क्या है, मैंडेटरी एंड वॉलंटरी, ये सब भी आपको देख के जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ओके। देन ऐसे कौन से एक्विजिशंस हैं जो कि एग्जेम्प्टेड हैं टेक ओवर रेगुलेशन के प्रोसीजर फॉलो करने से या कंप्लायंस फॉलो करने से। तो वो जो एक्सेप्शन है वो रेगुलेशन 10 में दिए गए हैं, तो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दैट एज वेल, ठीक है। तो रेगुलेशन 3 से लेके 8 और रेगुलेशन 10 आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ओके। देन टेक ओवर कोड में आपका एक और टॉपिक आता है, दैट इज क्रीपिंग एक्विजिशन। मेक श्योर आप उसको भी ना छोड़ें। एंड साथ ही साथ टेक ओवर कोड के अंदर सेबी के पास क्या पावर है, आप इस चीजों को भी अच्छे से देखते हुए जाएं, ठीक है। देन आपका आता है सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट रेगुलेशन। अब इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है कि एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो आपके पास रहती है, जिसको हम कहते हैं यूपीएसआई, ओके, अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ओके, इससे रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो कंटेंट है हमारे इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले अटमोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आप सर्टेन चीजें डिफाइन करें। आप याद रखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यहाँ से। तो कुछ डेफिनेशन जैसे इनसाइडर कौन है, यूपीएसआई क्या है, कनेक्टेड पर्सन क्या है, ट्रेडिंग प्लान्स क्या है, स्ट्रक्चर्ड डिजिटल डेटाबेस क्या है। आप मेक श्योर करें कि आप ये सब थरली कवर करके जाएं, ताकि इनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से दे सकें, ठीक है। इसके अलावा यूपीआई जो आपका रेगुलेशन 3 है, जो प्रोहिबिट करता है कि यूपीआई को ना तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं ना तो आप प्रोक्योर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेगुलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन क्या अगर किसी पर्सन के पास यूपीएसआई है तो क्या वो कभी ट्रेड नहीं कर सकता है, कुछ तो एक्सेप्शन होंगे ना। तो इस बात का जो एक्सेप्शन है जो कंटेंट है सेक्शन रेगुलेशन 4 में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए गो थ्रू करना। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव रेगुलेशन 7 जो कि कुछ डिस्क्लोजर ड्यूटीज की बात करता है। तो मेक श्योर कि आप उसे भी देख लें, राइट। तो इस पर्टिकुलर रेगुलेशन से आपका रूल नंबर 3, 4 एंड 7 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब चैनल तो है ही। अगर आपको हमारे किसी कोर्स के बारे में इंक्वायरी करनी है तो आप हमें इस नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं या इस पर्टिकुलर मेल पे आप हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। So please guys like and subscribe and keep watching. Thank you.